तो आज अपने पास जी मेंस का 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 वाला पेपर है जो कि मेमोरी बेस्ड है। उसका फिजिक्स वाला सेक्शन हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने पास ये है जो कि मैग्नेटिज्म चैप्टर से है। अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज करंट ऑफ 2 एम्पियर, द एज लेंथ आर शोन इन द डायग्राम, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल, इन द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर ए बी। देखिए आपके पास ये सेक्शन है ए बी सी, एक ट्राइंगुलर सेक्शन है। आपसे ए बी वाले सेक्शन पे फोर्स पूछा गया है और अगर मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में है, इसी प्लेन में डायरेक्शन दे दिया गया है। मान लीजिए ये डायरेक्शन मेमोरी बेस के हिसाब से ये दिख रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में है और इस डायरेक्शन में है। और मान लीजिए ये वाला एंगल कितना है आपका, थीटा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें अगर, तो किस पर फोर्स बताना है आपको, फोर्स आपको बताना है ए बी वायर पे। तो फोर्स का फॉर्मूला सभी को पता है, वो सिंपल सा फॉर्मूला है आई बी एल साइन थीटा। अब इस वाले वायर में जो करंट है, इन्होंने बोला है कितना एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे 2 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड 0.75 टेस्ला, तो 0.75 टेस्ला हो गया आपका, इंटू लेंथ। लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन थीटा जो है आपका आई और इनके बीच का एंगल है, मतलब एल और बी के बीच का एंगल है। तो साइन थीटा इस ट्राइंगल से अगर आपको देखें तो साइन थीटा एकदम बेसिक चीज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो गया 12/13, 12/13। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं इसको 12/13। अब ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपका बोर्ड लेवल का सवाल है। एफ की वैल्यू आप आराम से रख सकते हैं यहाँ पे 2, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, 15 तो 1.5 इंटू 5/100 इंटू 12/13। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करें इसको तो ये कितना हो गया आपका 15, ये 7.5 इंटू 12 मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये कितना हो गया, अच्छा नीचे 130 है तो 1 0, अगर हम लोग 1 0 हटा दें, 1 0 हटा दें तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 12 25 60, 60 तो 6 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर क्या हो जाएगा 9, अपॉन कितना हो जाएगा 130 न्यूटन। मतलब एकदम आसान, थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। तो पहला सवाल आपके मैग्नेटिज्म चैप्टर से है जो कि काफ़ी इजी है। अगर आपने फॉर्मूले बेस एनसीईआरटी सवाल सॉल्व किया है तो ये सवाल आराम से लग जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन रीजन से दिया हुआ है, इलास्टिसिटी चैप्टर से। इलास्टिसिटी चैप्टर आपका जो है एनसीईआरटी के पहले वाले पार्ट, मतलब 11th वाले पार्ट से है। स्टील इज यूज टू बिल्ड अ बिग स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, स्टील में टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होता है, इलास्टिसिटी अच्छी होती है, इसलिए हम लोग बड़े स्ट्रक्चर को इससे बनाते हैं। दूसरी स्थिति, अब रीजन में क्या लिखा है इन्होंने, स्टील हैज मोर इलास्टिक मॉडुलस एज कंपेयर टू अदर मटेरियल। बिल्कुल करेक्ट है, कहने का मतलब ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, और इसका यह सही एक्सप्लेनेशन भी है। इसलिए कौन सा ऑप्शन बन सकता है आपका, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरीके से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है अगर एनसीईआरटी की थ्योरी भी पढ़ा हुआ है तो। अगला क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स चैप्टर से, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग एलोंग स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज सो। मतलब जो दिखा हुआ है, अब यहाँ से देखें तो ये फिगर थोड़ा सा डल दिख रहा है लेकिन देख लीजिए, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज। तो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट मतलब एकदम बेसिक बात है ये भी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ वीटी कर्व। तो वीटी कर्व का एरिया निकाल लें तो अलग अलग पार्ट में हम दे सकते हैं इसको। देखें इसका पार्ट 1 नाम दे दें, इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में हम लोग क्या करते हैं, सारे एरिया को ऊपर वाले पार्ट को ऐड करते हैं और नीचे वाले पार्ट को माइनस करते हैं। तो A1 अगर हम लोग लिख लेते हैं, पहले A1 ही लिख लेते हैं यहाँ से। A1 अगर लिख लें
तो A1 की वैल्यू क्या आएगी यार, इसका एरिया लिखिए आप 1 वाले पार्ट का। तो ये क्या बन रहा है आपका रेक्टेंगल के जैसा, जिसका हाइट कितना है 0 से लेकर के 8 तक। ये हो गया आपका 8 इंटू यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ, ये कितना है आपका 2, तो ये हो गया आपका 16। A2 लिखते हैं। A2 की बात करें अगर हम लोग, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो लेंथ है ये कितना है, ये हो गया आपका 4, ये वाला हाइट मतलब, और यहाँ से 2 से 4 का मतलब ये लेंथ कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो इंटू क्या करते हैं 2, क्योंकि रेक्टेंगल है तो वही वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो 8 हो गया। A3 अगर लिखना हो हम लोगों को A3, तो A3 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखिए ध्यान से, इसके सामने है, तो ये वाला एरिया हमको निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो ठीक है, इसका ये वाला हाइट कितनी हो गई आपके पास, ये हो गया 4, और इंटू कहाँ से कहाँ तक 4 to 8, 4 to 8 का मतलब क्या हो गया 4 से 8, मतलब ये हो गया 4, मतलब स्क्वायर के जैसा बन रहा है, हो गया कितना आपका 16। अब आपके पास A4 एरिया निकालते हैं, तो A4 इज इक्वल टू, इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसके भीतर का एरिया, तो ध्यान से देखिए ये हाइट तो आपके पास 4 ही है, इस लेवल से बात करें अगर, तो ये कितना हाइट है 4, और ये कहाँ से 8 से 10, 8 to 10, मतलब ये जो विड्थ हुआ वो कितना हो गया आपका 2 हो गया, तो इंटू कितना हो गया यहाँ पे 2, मीन्स कितना हो गया 8। अब ध्यान से देखिए इन्होंने पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का रेशियो। तो डिस्प्लेसमेंट अगर लिखा जाए, सभी को पता है कि डिस्प्लेसमेंट में ऊपर वाले एरिया को क्या करते हैं ऐड करते हैं, और नीचे वाले को क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो ध्यान से देखें अगर, तो A1 और A3 तो ऐड हो जाएंगे आपके पास, A1 प्लस A3, मतलब सबको ऐड करना है लेकिन साइन के साथ, और इनको क्या करेंगे हम लोग माइनस A2 माइनस A4, ये कर देते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है देख लीजिए आपके पास 16, और A3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो भी 16, माइनस A2 8, माइनस A4 8, तो 16 ये हट जाएगा, तो ये कितना आएगा 16 मीटर, प्लस में आ रहा है कोई बात नहीं, डिस्प्लेस्ड हो रहा है पॉजिटिव में। लेकिन अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस कभी भी हमारा सब्सट्रैक्ट नहीं होता, सारे एरिया को हमेशा क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब सबको हम लोग ऐड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा यार 16 प्लस 16 प्लस A2 प्लस A4, सब ऐड करेंगे, 16 प्लस 16 प्लस 8 तो कितना हो गया टोटल 16 48, तो 48 मीटर हो गया। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है आपसे इसका रेशियो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। ध्यान रखना इस बात का, रेशियो दिखाते निकालते समय कभी भी हम लोग जल्दी नहीं करेंगे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस पूछा है, तो कभी कभी जल्दी करने में हम लोग डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना आ गया, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया है 16, और डिस्टेंस कितना आ गया आपका 48, तो ये रेशियो कितना आ रहा है 1:3 का, 1/3 का, तो ये वाला आंसर आपके पास आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A copper wire is elongated such that its length is increased by 20%। काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, सब लोग इसको जानते हैं, आप पहले चैप्टर में भी पढ़ते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ते हैं। देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस इज, ठीक है, मतलब आप एरर एनालिसिस में भी इसको स्टडी करते हैं और यहाँ भी पढ़ते हैं। तो देखो इसका शॉर्टकट तरीका, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो जाता है जब स्ट्रेचिंग करते हैं। जब भी ऐसा आता है तो हमने परसेंटेज एरर के केस में जानते हैं हम लोग कि 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ L/L हो जाएगा। लेकिन अगर एरर 20% से ज़्यादा हो, एरर या फिर परसेंटेज चेंज अगर 20% से ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में यहीं तक आंसर नहीं आता, प्लस क्या कर देते हैं, जो एरर है अपॉन 10 करें और इसका स्क्वायर कर दें। देखो आप इसको ना अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करें, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें, तो काफ़ी लेंदी बनेगा, लेकिन ऐसे सवाल बार बार यूज होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इसका एक ट्रिक आप हमेशा याद कर लीजिए, किसी भी परसेंटेज एरर के लिए सही आंसर दे देगा। अगर 5% से ज़्यादा हो तो आप ये लगाइए, नहीं तो केवल ये लगा दीजिए, ये सभी के लिए करेक्ट है। अगर ऐसा फंक्शन दिया हुआ है तो सभी के लिए करेक्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए 5% से कम है तो ये आप ना भी लिखते हैं तब भी क्या होता है, करेक्ट आ जाता है आंसर। तो 2 इंटू ये कितना हो गया आपके पास 20 हो गया, प्लस एरर कितना हो गया बोलिए 20 अपॉन 10
का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया ये बोलिए 40, और ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4। इस तरीके से क्या हो गया 44%। मतलब एक लाइन में आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, हर साल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद फिर से एक एसेशन रीजन का क्वेश्चन है, किस चैप्टर से है भाई? हाँ, ग्रेविटेशन। इस वाले टर्म में जो आपका 24 डेट को हुआ है जनवरी को, सेकंड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन में ग्रेविटेशन से ज़्यादा सवाल पूछा हुआ है। ग्रेविटी डिक्रीजेस विद बोथ हाइट एंड डेप्थ। बिल्कुल बात सही है ये। अगर हम लोग सरफेस से ऊपर जाते हैं तब भी ग्रेविटी क्या होती है डिक्रीज होती है, सरफेस के भीतर जाते हैं तब भी क्या होती है ग्रेविटी डिक्रीज होती है। मतलब ये तो करेक्ट बात है, ठीक है। इफ हाइट एंड डेप्थ आर इक्वल फॉर 2 पॉइंट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, देन एक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी सेम एट बोथ पॉइंट। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल गलत बात है। सेम हाइट जितना ऊपर जाए उतना ही नीचे आए तो क्या ग्रेविटी की वैल्यू सेम होती है? एकदम बिल्कुल नहीं। इसलिए क्या हो गया, ये रीजन आपका गलत है। असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो गलत बात हो गया क्योंकि आर ट्रू नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट, फिर से आर ट्रू नहीं है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए एंड आर फॉल्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अगली क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से है। टू कंसेंट्रिक सेमी सर्कुलर रिंग, रेडियाई R1 एंड R2। ये ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका जे मीन स्टैंडर्ड का है एनसीईआरटी से रिलेटेड। थोड़ा सा अच्छा किया गया है, डायरेक्ट फार्मूले पे नहीं पूछा हुआ है। तो इन्होंने क्या पूछा है, इक्वल लीनियर चार्ज डेंसिटी है। दो आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग है जिस पर प्लस 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 चार्ज फैला हुआ है, लेकिन क्या है इन दोनों पर इक्वल लीनियर चार्ज डेंसिटी है। इस पे भी लैम्डा कूलम पर मीटर और इस पर भी क्या है लैम्डा कूलम पर मीटर। दोनों पर क्या है आपके लैम्डा कूलम पर मीटर ही है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ से देखें तो सी पर आपसे पूछा गया पोटेंशियल, दोनों की वजह से फाइंड द पोटेंशियल एट सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि अगर एक पॉइंट चार्ज Q होता है तो उसकी वजह से R दूरी पर जो पोटेंशियल होता है वह KQ/R आता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई रिंग है और उस पर भी टोटल चार्ज मिला के, टोटल चार्ज से फैला हो चाहे यूनिफॉर्म रेट से चाहे नॉन यूनिफॉर्म रेट से, तब भी क्या होता है अगर Q चार्ज है तो R दूरी पर सेंटर पर पोटेंशियल, चूंकि स्केलर क्वांटिटी है उस समय पे सभी चार्ज को जोड़ करके हम लोग आराम से लिखते हैं, तब भी आंसर क्या आता है KQ/R। अब अगर यही वाला चीज अगर हम लोग एक सेमी सर्कल पे Q ही चार्ज रखें तब भी अपने पास आंसर जो आएगा R, मतलब R रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर है तो सेंटर पर सभी से डिस्टेंस सेम होगा तो भी पोटेंशियल क्या आएगा आपका सेम आएगा KQ/R। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे Q के टर्म में आंसर नहीं पूछा हुआ है, लेमडा के टर्म में पूछा हुआ है। तो लेमडा के टर्म में अगर पूछा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग लेमडा लिख लेते हैं। ध्यान से देखें, लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है, जितने का चार्ज बटा उतने का लेंथ। तो सेमी सर्कल है तो लेंथ कितना आएगा πr, बोलो भाई। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा इंटू पाई आर। और लेमडा इंटू पाई आर अगर हम लोग यहाँ से करें तो ध्यान से देखिए K की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q की जगह आपने रखा लेमडा इंटू पाई आर अपॉन आर। तो आपने देखा क्या कि आर से आर तो यार कट जा रहा है, ये आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया। इस तरीके से आंसर कितना आया लेमडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, लेमडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो काफ़ी आसान चीज़ है ये, ध्यान से देखिए अगर तो लेमडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एक की वजह से आएगा। कहने का मतलब केवल और केवल जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है सी पर, वह किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है लेमडा पर, लेमडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट वैल्यू है, रेडियस वगैरह पर डिपेंड नहीं कर रहा है अगर लेमडा दिया हुआ है तो ठीक है। इसकी वजह से क्या है लेमडा है तो उसकी वजह से भी लेमडा अपॉन क्या हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी लीनियर चार्ज डेंसिटी दोनों पर सेम है तो लेमडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ें तो कितना हो जाएगा 2 लेमडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये हो कितना जाएगा लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो काफ़ी आसान चीज़ है ये। ठीक है, ये सवाल को जेईई मेंस के हिसाब से हम ठीक मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि शिफ्ट 1 में तो एकदम पेपर जो है एकदम डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर देखें, ये ठीक सवाल है। एनसीईआरटी में ये फार्मूला नहीं लिखा हुआ है। कहने का मतलब आप हमेशा ये वाला फार्मूला पढ़ेंगे, इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके सवाल पूछा हुआ है, तो ये काफ़ी ठीक क्वेश्चन जेईई मेंस के हिसाब से ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। देखिए ये वाला सवाल जो है काफ़ी आसान और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिफिनीशन पे ही है, और शिफ्ट 1 में भी पूछा था आज के डेट में, और शिफ्ट 2 में भी यही सवाल एग्जैक्ट अगर हम लोग माने तो यही सवाल पूछा हुआ है 2 बार, और ये लगातार पूछता जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखें, ऐसे सवाल पे आप वर्क कर ले। तो देखें इन्होंने क्या पूछा है, ये ऑप्शन बताइए। इसमें वेक्टर वाला भी काम नहीं हुआ है, तो सबको पता है यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट या कोई भी स्पीड, और उसका फार्मूला ये हो गया ओमेगा बाई के। आप ध्यान से देखिए ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी शिफ्ट 1 में ऐसा सवाल पूछा हुआ था, और मैकेनिकल वेव में भी वेलोसिटी ऑफ वेव पर ये वाला सवाल पूछा था, मतलब 2 सवाल आ गए ऐसे। तो ध्यान से देखें, और शिफ्ट 2 में भी ये सवाल आया। तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ई नॉट इंटू के इज इक्वल टू ओमेगा इंटू बी नॉट। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखिए, के ई नॉट ओमेगा बी नॉट। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बोलो भाई कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा वाला। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो एक लाइन का सवाल है ये, तो फिर से डायरेक्ट फॉर्मूले बेस आ गया, आप एनसीईआरटी के डिफिनीशन पर ही आ गया। कोई भी थोड़ा भी पढ़ाई किया होगा ये सवाल सॉल्व कर सकता है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल आया हुआ है। कंसीडर द सर्किट सोन। ये सर्किट है आपके पास। रेजिस्टेंस ऑफ ईच वोल्ट मीटर इज 400 ओम। सभी का जो रेजिस्टेंस है वह कितना दिया हुआ है इन्होंने, 400 ओम। मतलब ये भी क्या हो गया आपका 400 ओम, और ये भी क्या हो गया 400 ओम। फाइंड द रीडिंग ऑफ एनी वन वोल्ट मीटर। किसी एक वोल्ट मीटर की रीडिंग बताइए। तो अगर हम लोग सॉल्व करने जाए तो आंसर आएगा, लेकिन आप बिना पेन कॉपी का इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगा वही इसका भी आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो वोल्टेज ये है तो उसका आधा वोल्टेज ये खा जाएगा, मतलब 45 वोल्ट ये खा जाएगा, और आधा ये खा जाएगा 45 वोल्ट। तो बताइए भैया इसकी रीडिंग कितनी आएगी किसी एक वोल्ट मीटर की, 45 वोल्ट। तो कॉमन सेंस से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन फिर से जो है आपका ग्रेविटेशन से है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट माउंट एवरेस्ट इज लेसर देन इट्स वेट एट सी लेवल। सबको पता है जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाएंगे, पहाड़ी पर चढ़ेंगे, तो जी की वैल्यू क्या होगी भाई, घटेगी। सी लेवल पर अगर बात करें तो जी की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा, लगभग सरफेस लेवल की बात हो रही है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अभी ऐसा ही सवाल अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, और फिर से वही सवाल आ गया। ठीक है, तो एसर्शन में तो ये बोला इन्होंने, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज हाइट इंक्रीजेज। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज हाइट इंक्रीजेज। तो ठीक है, एकदम करेक्ट बात है ये भी करेक्ट है आपका एसर्शन भी, और रीजन भी करेक्ट है, और उसी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसलिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, आपको ध्यान हो गया होगा कैसे जगहों पे कौन सा ऑप्शन होता है। एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो ये वाला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। A long solenoid has 70 टन्स। फिर से मैग्नीशियम चैप्टर से आ गया है। शिफ्ट 2 में कुछ ऐसा कंडीशन है कि जिस चैप्टर से उठाया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से तो 3-4 क्वेश्चन, मैग्नीशियम से तो 3-4 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से तो 3-4 क्वेश्चन, लगातार मतलब ऐसे भिड़ा दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, कभी कभी ऐसा भी पेपर बन रहा है। ठीक है, तो अ लॉन्ग सोलेनाइड हैज 70 टन्स, 70 टन्स पर सेंटीमीटर, ध्यान रखना पर सेंटीमीटर, जनरली मीटर में दिया रहता है। कैरीज करंट 2 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड। तो लॉन्ग सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। मैं नहीं आऊंगी, सिंपल सा फॉर्मूला, मैं नहीं आऊंगी, और सबकी वैल्यू दिया हुआ है। हाँ, एन की वैल्यू जो है आपका नंबर ऑफ टन्स पर मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स पर सेंटीमीटर दिया है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर अपॉन 100, ये कितना हो गया आपका 7000 पर
मीटर। तो स्मॉल एन की वैल्यू ये आ गई। करंट की वैल्यू दिया हुआ है इन्होंने, कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर दिया हुआ है। तो करंट की वैल्यू अगर दिया हुआ है, अब उसके बाद हाँ म्यू नॉट की वैल्यू तो आपको पता ही है, नहीं पता है तो देख लीजिए यहाँ पे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया -7, वैल्यू रखते हैं यहाँ पे b इज इक्वल टू, मैं नहीं आऊँगी, म्यू नॉट की वैल्यू होगी कितनी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू एन की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 7000 इंटू आई इज इक्वल टू कितना है आपके पास 2, तो ये कितना हो गया टोटल 2 इंटू 7, अच्छा ये 3 को हटा लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया आपके पास 8 इंटू 7 56 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर ये -7 और 3 कितना हो जाएगा -4। तो ऑप्शन में देखिए अपने पास, अच्छा -4 में तो सब कुछ है, इसका मतलब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, तो 56 इंटू पाई 3.14 इंटू 10 के पावर -4 टेस्ला। अब ध्यान से देखिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 18 15 एंड 16, तो लगभग इससे ज़्यादा ही आएगा, तो 168, मतलब उससे ज़्यादा आने वाला कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला। इस तरीके से ये आंसर आपके पास आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है। अ रे ऑफ पैरेलल व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस एंड कलर गेट सेपरेटेड, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, क्रोमेटिक एबरेशन। सबको पता है भाई कि म्यू की वैल्यू अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होती है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो अलग अलग कलर फोकस हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग का कलर अलग अलग दिखता है या फिर कई कलर दिखता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिक एबरेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब थ्योरी बेस ही है पूरा का पूरा। कॉन्वेक्स लेंस, फिर से देखिए ऑप्टिक्स से, अभी इसके पहले फिर से ऑप्टिक्स से फिर से सवाल दे दिया हुआ है। तो अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो म्यू की वैल्यू दिया हुआ है 1.5 और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, उसमें फोकल लेंथ जो है आपका 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्हेन, ये जब एयर की बात कर रहे थे, व्हेन लेंस इज इमर्स इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू वाटर, नहीं भी दिया होता तो आपको लगभग इतनी बात याद होनी चाहिए, वाटर में अगर इमर्स कर दिया जाए तो फोकल लेंथ क्या होगा। तो फिर से बहुत जनरल सा सवाल, 1/f, जब एयर में अगर हम लोग बात करें तो म्यू -1 एयर के रिस्पेक्ट में 1/r1 -1/r2। देखिए अगर इसी चीज़ को हम लोग लिक्विड में डुबो दे तो फोकल लेंथ वाटर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया म्यू वाटर, यहाँ पे जो था आपका म्यू ग्लास, जो भी वैल्यू थी म्यू वाटर नहीं, किसका हो जाएगा ये म्यू ग्लास का ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यहाँ म्यू ग्लास का है विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये क्या हो गया आपका -1, और ये वाला टर्म वही रहेगा, क्योंकि लेंस को अगर हम लोग पानी में डुबा देंगे तो उसका रेडियस बदल जाएगा क्या, तो उसका रेडियस तो बदलने वाला नहीं है, तो उसका रेडियस नहीं बदलेगा, तो आंसर क्या आएगा, मतलब ये वाला टर्म क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आप करिएगा नहीं कुछ, आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से ऐसे सवालों में पहले भी आप जानते हैं कि डिवाइड कर दिया करिए सीधे, इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये FW क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, F एयर में नीचे रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। सबको पता है यार म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है 1.5। अच्छा 1.5 को ना बहुत इजीली आप 3/2 लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे -1 है, कट जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या है, इसको आपने डिवाइड किया था तो म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो गया 3/2 अपॉन कितना हो जाएगा वाटर के रिस्पेक्ट में, तो उससे डिवाइड कर देते हैं, ग्लास डिवाइडेड बाई वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करें, काफ़ी कॉमन सा सवाल है, ये तो कट जाएगा ना। अच्छा ये कितना हो गया आपका, ऊपर हो गया आपका 1/2 और नीचे ये 9/8, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 1/8, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8/2 मीन्स 4, कहीं गलती नहीं कर रहे हैं अगर, तो 9/8, तो वहाँ हो गया 1/8, आंसर ये हो गया। तो ये तो आपका क्या आया FW/F है, मतलब वाटर में फोकल लेंथ अपॉन एयर में फोकल लेंथ बराबर आ गया आपके पास 4, लेकिन आपको चाहिए क्या वाटर में, तो ये हो जाएगा 4 टाइम ऑफ एयर, और एयर में दिया हुआ है इन्होंने कितना 20 सेंटीमीटर, मिला के हो कितना जाएगा आपके पास 80 सेंटीमीटर। तो ये क्या है इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे भर लेंगे 80 सेंटीमीटर। ठीक है, काफ़ी कॉमन सा सवाल है, सारे स्टूडेंट इसको कर सकते थे। फिर से आपका
एटम के चैप्टर से सवाल आया हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है। द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड इन नैनोमीटर टू नियरेस्ट इंटीजर इज। नियरेस्ट इंटीजर इज, तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग देखो, आप इसको जनरल तरीके से, हमने पहले ही बताया था कि जब भी आप सॉल्व किया करिए तो हाइड्रोजन एटम का आपको याद होना चाहिए कि ये एनर्जी लेवल 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये -3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये जो है आपके पास -0.85 या 86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। अब हाँ, क्यों n बराबर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो ठीक है भैया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, ये n बराबर 2, ठीक है, n बराबर 1 क्या होता है, ग्राउंड लेवल, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये हो गया। n बराबर 3 पर क्या होता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और n बराबर 4 पर थर्ड एक्साइटेड स्टेट। जे मीन्स मतलब जो पेपर एनटीए वाले चाह रहे हैं, केवल आपको नाम चेक करना चाह रहे हैं कि आपको क्या ये जानकारी है कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू क्या होना चाहिए। जनरली आप n बराबर 3 रखते हैं, तो n बराबर 3 आपको नहीं रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तो हम लोग डेल्टा ई अगर निकालें तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर करेंगे हम लोग, तो ये आ जाता है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी बातें अगर आपको रटा भी हो ना तो बहुत अच्छा सवाल, मतलब बहुत ईजिली कर लेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन वही लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो कितने लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n फाइनल स्क्वायर -1/n इनिशियल स्क्वायर, ठीक है भाई। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीका है, आप मतलब दोनों सिंपल फार्मूला है, कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है। अगर छोटा सा मतलब आपने बोर्ड स्टैंडर्ड की भी तैयारी करा है तो आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर आपने पूछा क्या है, आपने पूछा हुआ है वेवलेंथ पूछा है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू हो गया एच सी बाई डेल्टा ई। देखो ये नैनोमीटर में है, ठीक है, नैनोमीटर में है, तो एस सी की वैल्यू जो है हम लोग रख लेते हैं नैनोमीटर में ही। और जब नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग रखते हैं, तो ये जब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखें 1240, ठीक है भाई। और ये डेल्टा ई आपका किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये हो गया आपका 12.75। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा आंसर, नैनोमीटर में ही आएगा, और नैनोमीटर में ही पूछा भी गया है आपसे, इसलिए आप नैनोमीटर से ही मतलब रखिए, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान रखें, अगर तो ये कट जाएगा, तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, ये देखो ये 100 के करीब आएगा, लेकिन सॉल्व करने के बाद अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इंटीजर टाइप है तो प्रॉपर सॉल्व करिएगा, तो लगभग 97 नैनोमीटर के करीब आएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में होता तो आप डायरेक्ट भी आंसर दे देते थे, क्योंकि अब सबको पता है कि इसमें आता है तो किसके ग्रुप में आता है, इसमें आता है तो कौन सा लाइन मिलता है, और इसके बाद कौन कौन सा जोन मिलता है। अगर ऑप्शन होता है तो जनरली आप देख करके भी सोल्यूशन पा लेते हैं, अगर थोड़ा सा रिजल्ट आपको याद हो, इसलिए आप हमेशा ऐसे रिजल्ट को याद किए रहा करिए। यह सवाल जो है आपका फिजिक्स में भी बनता है और केमिस्ट्री में भी बनता है, इसलिए आपको एकदम रटा होना चाहिए ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन is 1.5 into 10 to the power 6 किलोमीटर if the time period of an imaginary planet, एक इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, 2.83 ईयर्स में दिया हुआ है, देखिए, ठीक है, then its distance from the sun comes out to be, ठीक है भाई। आप मतलब सिंपल सी बात है, इंटीजर टाइप है तो n की वैल्यू आपको बताना है। जनरल टाइप का सवाल है, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, एनसीईआरटी के बॉक्स वाले क्वेश्चन ही में भी ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप थोड़ा सा भी एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको ये सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए ध्यान से, हमको पता है केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर क्यूब, ठीक है। तो रेशियो निकाल लेते हैं इसी जगह पे, टी प्लेनेट का निकालना है तो पहले टी प्लेनेट कर लेते हैं, टी प्लेनेट अपॉन टी अर्थ, इसका स्क्वायर, रेशियो निकाल देंगे तो ये हट जाता है, तो आर प्लेनेट अपॉन आर अर्थ अपॉन आर अर्थ, इसका क्या हो गया आपके पास, क्यूब हो गया। तो टी प्लेनेट का जो टाइम पीरियड है वो 2.83 है, तो 2.83 ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, 2.83
2.83 ईयर्स, ईयर में है ध्यान रखना, ठीक है, अपॉन, तब अर्थ का क्या ले हम लोग 365 दिन नहीं ना, कितना ले लें हम लोग वहाँ से, 1 ईयर, 1 ईयर हो जाएगा टाइम पीरियड, ये ना होता है यार अगर ईयर में दिया हुआ है तो, ये हो गया आपके पास, और बराबर, अच्छा इसका पावर कितना है 2, आर प्लेनेट आर अर्थ, तो आर प्लेनेट प्लेनेट का दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है नहीं पता करना है, देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सन कम्स आउट इतना, तो ये प्लेनेट का पता करना है, तो आर पी अपॉन आर अर्थ, इसका क्या हो गया क्यूब हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें यहाँ से, देखिए आगे देखिए ध्यान से, अब इसको काटना थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो टेढ़ी खीर हो जाएगा, क्योंकि इधर तो आपके पास 2.83 इसका स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद इधर आपको क्यूब है, मतलब फिर उसके बाद आपको 1/3 भी करना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे जगहों पे अगर आप ध्यान से देखिए, जब भी इंटीजर टाइप हो तो आप क्या करा करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, और वह सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पे आर पी अपॉन आर ई की वैल्यू तो दिया ही है, क्यूब हो गया। अब यहाँ से अगर देखें ये वैल्यू किसकी हो सकती है, ध्यान से देखना, तो ये वैल्यू जो है आपके पास 2√2 की हो सकती है। जैसे देखो 2√2 की वैल्यू कितनी है 1.414, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8.2, तो क्या ये 2 पॉइंट, इसको हम लोग अगर हम लोग देखें ध्यान से 2.8 लिख सकते, 83 लिख सकते, नहीं लिख सकते, देख लो, तो इसको हमने क्या लिखा 2.83, तो बड़ा अच्छा हो गया यार, ये 2.83 हो गया। अगर इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख दें आगे 2√2, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, और आर प्लेनेट आर अर्थ लिखना हो तो लिख लीजिए आप 1.5 इंटू 10⁻⁶ क्या है 6 किलोमीटर, चूंकि आंसर किलोमीटर में ही पूछा हुआ है तो चेंज हम लोग नहीं कर रहे हैं, और इसके पावर क्या है आपके पास 3। अब ये बताइए इसका स्क्वायर करेंगे अगर तो ये 4 इंटू 2 क्या 8 हो जाएगा, ये 8 बराबर आर पी अपॉन 1.5 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर, इसके पावर 3। क्या इसी को इस 8 को आप 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इसीलिए तो ऐसा किया हुआ है, देख लीजिए कितना आसान हो गया ये। तो क्या ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, बोलो भैया, तो ये हो गया कितना आपका आर पी, और इधर कितना बचा आपके पास 2 इंटू, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 1.5 इंटू 10⁻⁶, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए, ये हो गई आपकी 3 इंटू 10�6 किलोमीटर। तो ध्यान से देखिए कितना आसान हो गया, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोलो भाई, एन पूछा हुआ है तो एन की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 3, तो एन की जगह पे आपको क्या पुट करना है 3। इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो है, कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन को देखा करिए तो पेशेंस रखा करिए और विश्वास रखा करिए कि नहीं ये जो है हमसे बहुत इजीली सॉल्व होने वाला है, और किसी भी जगह पे अगर डेसिमल वगैरह भी है तो लगभग वो किस में आने वाला है आपके पास, वह इंटीजर में आने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है, पिछले सालों से पूछा जाता है, इसलिए जो आगे का भी अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, पेपर देने वाले हैं, उनको ये क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखें आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है, फॉर गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट द स्विच एस इज क्लोज्ड एट टी इज इक्वल टू 0, टी बराबर 0 पर जो है स्विच को क्लोज कर दिया, मतलब करंट जाना शुरू कर जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फाइंड द करंट इन एम्पियर, एम्पियर में निकालना है, ड्रॉन थ्रू द बैटरी एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में जो करंट होता है ना भाई, मतलब लॉन्ग टाइम में पूछा है, इनफाइनाइट टाइम में, इनफाइनाइट टाइम में सबको पता है कि जो इंडक्टर है वह क्या करता है, उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, मतलब इस सर्किट को हम लोग क्या करें, इस सर्किट को क्या करें, ये कितने पे होता है, ये t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, लॉन्ग टाइम, सबको पता है, काफ़ी सिंपल सा सवाल है ये, ठीक है। तो इसका सिंपल सर्किट कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये भैया ये क्या हो गया आपका पूरा का पूरा इंडक्टर कंडक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रेजिस्टर हो गया आपके पास 12 ओम, और ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया फिर से 12 ओम, और ये तो आपका 12 ओम है ही, तो 12 ओम, और उसके बाद ये बैटरी लगी हुई है, कितनी लगी हुई है बैटरी 12 वोल्ट की। तो आपसे इसमें करंट पूछा हुआ है, अब बताओ इसको, तो क्लास 10th का भी बच्चा जो है आराम से सॉल्व कर लेगा। 12 12 12 किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में, तो 12/3 कितना हो गया 4 ओम, और ये बैटरी कितनी है आपके पास,
कितनी है 12 वोल्ट की। आप बता सकते हो करंट, दुनिया में कोई भी बच्चा अगर 10वीं पास है सही तरीके से तो बता सकता है। V/R और ये 12/4 बराबर कितना हो गया 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर करंट हो गया। ठीक है, ये भी सवाल अच्छा मानेंगे हम लोग जेईई मेंस के स्टैंडर्ड पे। और ऐसे सवाल जेईई मेंस में कई बार पूछे जाते हैं, ये उनका जो है फेमस सवाल है, इसको भी आप ध्यान रखें। ठीक है, कहने का मतलब जितने भी सवाल आ रहे हैं आप वो देखेंगे अगर तो ट्रेंड्स पे हैं। समझ में ये बात हमारी, सवाल तो हर एक टॉपिक को टच किया जा रहा है लेकिन जो ट्रेंड्स था उसके भी क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के सवाल को आप जरूर सॉल्व किया करिए। देखिए आगे देखते हैं। फिर अगला जो है फिर से काइनेमेटिक्स का सवाल आया आपके पास फिर से काइनेमेटिक्स का सवाल आ गया। अभी एक ग्राफ से हम लोगों ने सॉल्व किया, फिर से आ गया वो। तो हमने पहले भी बोला कि इस वाले शिफ्ट 2 में क्या हुआ कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं जिस चैप्टर से उठाए हैं उस चैप्टर से एकदम लगातार पूछा गया है 2-3 क्वेश्चन। तो अगर देखें ध्यान से, बीटी कर्व है और पार्टिकल स्ट्रेच पाथ में जा रहा है। फाइंड द टाइम टेकन इन सेकंड बाय द पार्टिकल टू कवर द फर्स्ट 10 मीटर ऑफ डिस्टेंस। पहला 10 मीटर चलने में कितना समय लेगा। देखो जनरली पूछा जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा सवाल को चेंज किया है और पूछा है कि पहला 10 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो भैया ये आपके पास कर्व है, पहला 10 सेकेंड मत समझ लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो एकदम से उल्टा हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सवाल पढ़िएगा पहले। तो इन्होंने क्या पूछा है, समय पूछा है कि पहला 10 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। तो ध्यान से देखिए अगर, तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं यार। 1 2 3, ठीक है, डिस्टेंस पूछा हुआ है इन्होंने तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हमको पता है एरिया निकालना पड़ता है ऐसी जगह पे, तो एरिया निकालेंगे तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ बेस 1 to 5 कितना हो गया, बेस 5 इंटू हाइट, ट्राइंगल है ना ये, तो कितना हो गया आपका 4, कितना हो गया 10 मीटर। ओहो हो, ये क्या हुआ, ये तो आपका पहले ही मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है उतने में ही 10 मीटर चल जा रहा है। इसका मतलब ये समय कितना लग रहा है 5 सेकंड। आगे सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया 5 सेकंड। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, ऐसे सवाल को करने के लिए थोड़ा सा चुस्त रहना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप देखे नहीं कुछ और आपने क्या कर दिया 10 सेकेंड पे डिस्टेंस निकाल दिया कि अरे भैया ये तो आता ही है, ट्रेंड्स में हम लोगों ने निकाला हुआ है, मतलब जनरल ट्रेंड में है कि आप करते क्या है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो यहाँ पे 10 सेकेंड पूछा है, 10 मीटर नहीं, 10 मीटर में टाइम पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। आगे देखते हैं हम लोग। फिर से ये वेक्टर से काफी फेमस सवाल है, मेडिकल इस पर काफी खुश रहता है, इस बार जेईई मेंस ने पूछ लिया। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन m इज इक्वल टू रूट एक्स, फाइंड x। काफी सिंपल सा सवाल है ये। अगर a और b वेक्टर हैं और परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, सबको पता है। और a और b का डॉट प्रोडक्ट करें तो i को i के साथ बिठाते हैं, तो i का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, और इस जगह पे i का कोफिशिएंट कितना है 1, प्लस इसमें j का कोफिशिएंट कितना है 2, इसमें j का कोफिशिएंट कितना है -2, प्लस इसमें k का कोफिशिएंट कितना है m, और इसमें भी k का कोफिशिएंट कितना है m, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये सबको आता है, इतना कोई भी बच्चा कर लेता है। ये क्या हो गया आपका 2, ये कितना हो गया -4, ये कितना हो गया m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पूछा क्या है m x की वैल्यू, तो m स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा बोलो, m स्क्वायर करोगे तो वैल्यू x हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो m स्क्वायर की जगह पे हम लोग x कर लेते हैं। 2 - 4 ये हो गया आपका पास -2, और ये क्या हो गया आपके पास x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बोलिए, x की वैल्यू आ गई 2। किसी जगह पे गलती अगर नहीं कर रहे हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। समझ गए भाई। तो ये भी काफी आसान सवाल है, मतलब ये भी एक क्या है ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो मेडिकल पूछती है हर बार आपसे, जेईई मेंस ने पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अगला सवाल है आपका लॉजिक गेट से। लॉजिक गेट से पूछा हुआ है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गेट है। ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास बल्ब है, ठीक है, तो कौन सा गेट है तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसमें। मान लीजिए ये कुंजी क्या हो गई आपके पास A और दूसरी कुंजी क्या हो गई B। तो इनपुट और आउटपुट हम लोग इनका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, हो गया आपके पास ये A, ये हो गया B और ये हो गया आउटपुट। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा गेट आने वाला है, आराम से समझ में आ जाएगा, अभी आपको सबको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर दोनों को ओपन कर दें, मतलब इसको भी 0 कर दे और इसको भी 0 कर दे, दोनों को ओपन कर दें,
तो जब ये सर्किट ओपन हो जाएगी और ये क्या है आपका 5 वोल्ट, तो ये बताइए हमको, ये 5 वोल्ट से क्या करंट इसमें जाएगी नहीं जाएगी? 5 वोल्ट से 0 में जाएगी ना, ये क्या है आपकी अर्थिंग की हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 वोल्ट से करंट क्या होगा इधर की तरफ आएगा, लेकिन इधर की तरफ करंट आएगा नहीं, इधर की तरफ करंट क्या हो जाएगा 0, लेकिन इधर की तरफ करंट आएगा। इस तरीके से ये बल्ब क्या होगा ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करता है तो आउटपुट क्या लेते हैं बोलिए 1, आउटपुट क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो इस कंडीशन में ध्यान से देखें तो आउटपुट हो गया आपके पास 1। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, अब ए को ओपन कर दे और बी को क्या कर दे क्लोज कर दे, बी को क्या कर दे क्लोज, तो बताइए अगर ये ओपन कर दिए क्लोज कर दिए तो क्या करंट आएगा इसमें? फिर से करंट नहीं आएगा, फिर से करंट किस में जाएगा इसी में जाएगा, मतलब फिर से ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करने का मतलब बत्ती जल जाएगी, बत्ती जल गई तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1, बत्ती जली तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें, चलो ठीक है, अब क्या करते हैं बी को इस बार क्या करते हैं, इस बार क्लोज किया था ना, तो बी को क्या करते हैं ओपन और ए को क्या करते हैं क्लोज, तो उल्टा कर लेते हैं। फिर से बताइए, अगर इसको हम लोगों ने ए को क्लोज कर दिया, ये कुंजी जुड़ गई, ठीक है भाई, ये कुंजी जुड़ गई और ये ओपन हो गया, अगर ये ओपन हो गया तो क्या करंट आएगा? ठीक है, डिफरेंस ये 5 वोल्ट और 0 का है, तो इधर से तो करंट नहीं आएगा, लेकिन इधर से तो करंट आएगा, 5 वोल्ट से 0 की तरफ करंट आएगा। इस तरीके से बत्ती क्या हो जाएगी जल जाएगी, मतलब आउटपुट क्या मिलेगा हम लोग को 1, आउटपुट क्या मिलेगा भाई 1। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ से, अगला ऑप्शन अपने पास क्या है, दोनों को क्लोज करते हैं, दोनों को क्लोज करते हैं 1 1। अब दोनों कुंजी को अगर क्लोज कर दिए, ये भी क्लोज कर दिए, ये भी क्लोज कर दिए, तो सर्किट ध्यान से देखें, एक तरफ क्या है आपके पास सर्किट में, एक तरफ क्या है आपके पास बल्ब है, ठीक है, और एक तरफ क्या है पूरा का पूरा कंडक्टर है, मतलब जीरो रेजिस्टेंस वाला है। तो इस कंडीशन में इधर क्या है आपके पास अर्थिंग किया हुआ है, मतलब 0 वोल्ट, और ये क्या हो गया 5 वोल्ट। हम सभी लोगों को पता है अगर किसी कंडक्टर को हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो गया, इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर रेजिस्टेंस नहीं है, इस तरीके से क्या हो जाता है ये शॉर्ट हो जाता है। जैसे ये शॉर्ट हो जाता है इसका मतलब सारा का सारा करंट किधर आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। अब बत्ती जलेगी नहीं, बत्ती क्या हो गई गुल, बत्ती क्या हो गई गुल। जैसे ही बत्ती गुल हो जाएगी तो आउटपुट क्या मिल जाएगा 0। अब इसी ट्रूथ टेबल से हम लोग यह आइडिया लगा लेंगे कि ये कौन सा गेट है, एंड है, नॉट नैंड है, और है, या फिर नॉर है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग देखें ये 0 + 0 तो 1 आ रहा है, या फिर 0.0 करें तो 1 आ रहा है, 0.1 करें तो फिर से 1 आ रहा है, 1.0 करें तो 1, लेकिन 1.1 कर रहे तो 0, मतलब ये किसका है A.B, और उसके ऊपर क्या है बार उग गया है, बार आ गया है। तो कौन सा गेट होता है बोलो भाई, सबको अंदाजा लग गया होगा, ये कौन सा गेट हो गया नंदू गेट। कौन सा गेट हो गया नंदू, नंदू का मतलब कौन सा गेट, नैंड गेट से सवाल पूछा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, ये gamma 1 is the ratio of molar heat, gamma 1 is the ratio of molar heat at constant pressure and constant volume। काफ़ी फेमस है ये भैया, एडियाबैटिक इंडेक्स है, CP/CB सबको पता रहता है, CP/CB, ठीक है। ये किसके लिए है लेकिन, मोनो एटमिक गैस, किसके लिए है ये मोनो एटमिक गैस, मतलब मोनो एटमिक गैस। तो मोनो एटमिक गैस के लिए अगर हम लोग बात करें तो मोनो एटमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है सबको पता है यार, कितनी होती है 5/3। मतलब ये रिजल्ट पे आ रहा है, ये सवाल जो है आपका मतलब इतना नोन रहता है सबको जनरल तरीके से। अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बातें क्या है आपके दिमाग में रहती हैं। गामा 1 और ये क्या है गामा 2 किसके लिए है, डाई एटमिक गैस के लिए। डाई एटमिक गैस मतलब गामा 2 जो है डाई एटमिक गैस के लिए कितना हो जाएगा भैया 7/5। तो इनका क्या पूछा हुआ है इन्होंने, रेशियो गामा 1 डिवाइडेड बाई गामा 2 निकालना है। तो देखिए गामा 1 बाई गामा 2 ही करेंगे, गामा 2 बाई गामा 1 नहीं करेंगे। ये कितना हो गया आपका 5/3 और ये कितना हो गया आपका 7/5। ये वैल्यू कितनी होगी ऊपर चला जाएगा तो 25/21। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बोलिए 25/21। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर जो भी ऑप्शन रहा होगा तो उसमें ये मैच कर रहा होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी से, अ सिस्टम ऑफ 2 रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ सेल ऑफ 90 वोल्ट कनेक्टेड थ्रू अ galvanometer of 400 ohm
इंटरनल रेजिस्टेंस, फाइंड द रीडिंग ऑफ गैल्वानोमीटर। देखिए ये 10th स्टैंडर्ड का सवाल है। दो रजिस्टर सीरीज में कितने कितने ओम के, 100 ओम और 100 ओम के जुड़े हैं। कितने बैटरी सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है, 90 वोल्ट के ईएमएफ से जुड़े हुए हैं। और साथ में एक गैल्वानोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस जो है आपके पास वह जो है 400 ओम है। तो आपको करंट बताना है। फाइंड द रीडिंग ऑफ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर की रीडिंग का मतलब उसमें जो करंट जा रहा है वही बताना है। कोई भी बता सकता है। I इज इक्वल टू क्या होगा, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज कितना है 90 वोल्ट और नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 100 प्लस 400 कितना हो गया 600। तो ये हो गया आपका 9/60। चूंकि ये एम्पियर में आएगा, ऑप्शन में अगर मिली एम्पियर में है तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करें, 9/60 इंटू 1000/1000 कर लें। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अभी भी एम्पियर में है। तो देखो ये आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो गया आपके पास 3 और ये कितना हो गया आपके पास 20 और 20 और इसको काटे अगर तो ये कितना हो गया 50। ये 50 इंटू 3 कितना हो गया 150/1000। ऊपर जाएगा तो क्या 10 के पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। मतलब क्या हो गया ये 150 मिली एम्पियर। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला 150 मिली एम्पियर। तो ये जो सवाल है मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन हुआ मिली एम्पियर एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन इतना 10th क्लास का भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये 10th क्लास का ही है, लेकिन जेईई मेंस स्टैंडर्ड के लिए ये सवाल काफ़ी लो लेवल का है। मतलब अगर हम लोग बोले कि इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है तो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड से 50% का है। ठीक है, 40 to 50% लेवल का डिफिकल्टी लेवल है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये काफ़ी खास क्वेश्चन है, हर साल ऐसा सवाल आता ही आता है। तो अब इस कंडीशन में ये बच्चों को भी बताया जाता है और सारे टीचर लगभग बताते हैं कि ये सवाल भैया रट लो, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आता है। तो पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज सेम। काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। कभी मोमेंटम कांस्टेंट कर देगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कर देगा, कुछ भी कांस्टेंट कर देता है और जनरल सा सवाल पूछ लेता है। तो इनका वेवलेंथ का रिलेशन बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h/p और h/ ये क्या हो गया आपका √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। देखो अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो क्या लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m है। मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसका लैम्डा क्या होगा कम। तो हमको पता है अगर हम अल्फा पार्टिकल लिख दें, प्रोटॉन लिख दें और इलेक्ट्रॉन लिख दें तो इसमें सबसे ज़्यादा मास अल्फा का हुआ, फिर उसके बाद प्रोटॉन का हुआ, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का हुआ। इस तरीके से वेवलेंथ क्या होगा, उल्टे ऑर्डर में आएगा। इसका मतलब वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का होगा, फिर उसके बाद किसका होगा प्रोटॉन का होगा, फिर उसके बाद किसका होगा अल्फा का होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, lambda electron is more than lambda proton is more than lambda alpha. This option is correct. Next question देखते हैं। A rod of length L is rotating with angular velocity omega in plane perpendicular to the magnetic field of intensity B. फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड। अगर हम आपसे बोले कि एनसीईआरटी इस टॉपिक से मैग्नेटिक ईएमआई वाले चैप्टर से अगर आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखेंगे तो ये वाला सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखें, काफ़ी जनरल सवाल है, बेसिक सवाल है कि अगर कोई रॉड है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वो है कैसी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वह इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या बताना है, रॉड के एंड के क्रॉस ईएमएफ बताना होता है। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाता है, बोलिए हाफ B⍵L²। इसको कई तरीके से सॉल्व किया जाता है। आप चाहो तो चूंकि लगातार अगर हम लोग बात करें E इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास VBL होता है, सबको पता है, बोलिए भैया। और V की वैल्यू हर जगह पे क्या है, अलग अलग है। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे L लेंथ का लेंगे तो फिर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कहाँ से बढ़ेगी, 0 से लेकर के कहाँ तक बढ़ेगी, B तक। तो ऐसे जगहों पे आप एवरेज भी ले लेते हो। E एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लोग बात करें यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी 0 तो 0
प्लस 0 प्लस यहाँ का ईएमएफ प्लस यहाँ का ईएमएफ, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा बाई 2 अगर लीनियर वेरिएशन होता है तो, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, किसी जनरल पॉइंट पे देखें तो x इंटू ओमेगा होगा और मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होगा l इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 प्लस यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो गया v बी एल, v की जगह क्या रख दे हम लोग, v की जगह रख दे l, l तो l स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी हो जाएगा इंटू ओमेगा, मतलब क्या हो गया ये ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2। तो फार्मूला क्या आ जाएगा आपका हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। काफ़ी आसान सवाल है ये, सबको पता है, इस पर काफ़ी प्रैक्टिस भी की जाती है, लेकिन एनसीईआरटी का अगर बॉक्स वाला सवाल देखेंगे तो उसमें ये सवाल है। ठीक है भाई, थ्योरी में तो नहीं दिया हुआ है लेकिन न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, इसलिए एनसीईआरटी का बॉक्स वाला सवाल आप जरूर किया करें। फिर से अगर हम लोग देखें इसको दूसरे तरीके से भी इंटीग्रेट करके भी निकाला जाता है, जिसको मन करे आप x पे जा करके dx एलिमेंट लीजिए, dx एलिमेंट लीजिए, इसका छोटा सा ईएमएफ बताइए, तो छोटा सा ईएमएफ क्या होगा, यहाँ का रफ्तार v हो गया, तो वहाँ का रफ्तार v इंटू मैग्नेटिक फील्ड हो गया b इंटू लेंथ कितना हो गया dx, तो वहाँ का रफ्तार क्या हो गया x इंटू ओमेगा इंटू वी इंटू डी एक्स। अब हम लोगों को कहाँ से कहाँ स्टार्ट करना है, यहाँ से ईएमएफ निकालते हुए कहाँ पहुँचना है, यहाँ तक, तो लिमिट लगाना पड़ेगा, नागिन को बुलाना पड़ेगा, नागिन कहाँ से कहाँ डसेगी बोलिए, 0 से लेकर के l तक, नागिन के डसने के बाद क्या आंसर आ जाएगा आपका हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर। तो किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। किसका सवाल है भाई, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का जो बॉक्स वाला क्वेश्चन है उसी का सवाल है। आगे देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस इज I1। ठीक है, रोटेशन से तो देखिए जेईई मेंस पूछेगा ही पूछेगा, भले सिंपल सवाल पूछे, ये सिंपल ही है, लेकिन मतलब रोटेशन चैप्टर बहुत खास है सभी के लिए, तो वो उससे सवाल आता है। ठीक है, उसको जरूर किया करिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l अबाउट इट्स एक्सिस इज I1। मतलब अगर केवल सिलेंडर पूछे, केवल सिलेंडर, तो सबको पता है ना यार, केवल सिलेंडर पूछा जाता है तो उस समय पे कौन सा सिलेंडर लिया जाता है, हॉलो की सॉलिड, तो सबको पता है कि सॉलिड सिलेंडर लेते हैं, और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है mr² बाई 2 एक्सिस के अबाउट, सबको पता है। अब क्या बोला इन्होंने, इफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r बाई 2 एंड लेंथ l बाई 2 इज कट फ्रॉम इट देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कट पार्ट। ध्यान रखना, अगर इसमें से हम लोग किसी जगह पे सिलेंडर काट लें, किसी भी जगह पे सिलेंडर काट दें, और जिसका रेडियस कितना हो r बाई 2, कहने का मतलब उसका रेडियस कितना हो r बाई 2, r बाई 2 होने का मतलब क्या हो, कोई भी एक पार्ट जिसका रेडियस ये वाला, यहाँ से हम लोगों ने इसको काट लिया, और लेंथ कितना होना चाहिए इसका l बाई 2, मतलब पूरा लेंथ अगर l है तो इनका लेंथ आधा होना चाहिए, तो रेडियस ये हो गया आपके पास, रेडियस कितना हो गया आपका r बाई 2, और ये वाला लेंथ कितना हो गया आपका l बाई 2। इसी को हम लोग बाहर निकाल लेते, तो बाहर निकालेंगे, ये वाला हो गया आपका कटेड पार्ट, और कटेड पार्ट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 दिया हुआ है। ठीक है, जनरली ऐसा सवाल नहीं होता है, इसको निकालने के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 देता है और उसका रेशियो I1 अपॉन I2 पूछता है, लेकिन यहाँ पे सवाल को आसान करने के लिए कि भैया सिलेंडर को हमने निकाला और उसका जो लेंथ है वह कितना है l बाई 2 और रेडियस क्या है r बाई 2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। अब इस I1 और I2 का जो है आपको रेशियो बताना है, I1 और I2 का क्या बताना है, रेशियो। तो सवाल देखो, इस बार आसान करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, ट्रेंड्स जो होता है IIT का या जेईई मेंस का, वो क्या होता है, कट करने के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I1 या I2 हो गया, अब उसका रेशियो बताइए। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है, लेकिन ईजी करने के लिए ये बनाया गया। तो ठीक है, I2 के लिए हम लोग करना क्या होगा, इसका मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका मास निकालने के लिए क्या करोगे भैया, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू क्या करोगे, वॉल्यूम, चूंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो डेंसिटी कितना हो गया इनका, जितने का मास अपान उतने का वॉल्यूम, तो जितने का मास है वो मास कितना हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है इसका, ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया एल इंटू वॉल्यूम, इस वाले पार्ट का मास निकाल रहे हैं हम लोग, इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया बोलिए, वॉल्यूम अगर हम लोग देखें इस वाले का, तो इस वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा फिर से पाई, और रेडियस कितना हो गया
r/2, तो r²/4 हो गया इंटू लेंथ, लेंथ कितना है इसका l या l/2, तो l/2, तो पाई r² कट गया, l कट गया है ना भैया, l और l कट गया, तो आंसर कितना आ गया m/8। मतलब इसका जो मास बनेगा, जो आपने पार्ट निकाला है, वह कितना हो जाएगा m/8। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बोलिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले कटेड पार्ट का और इसका रेडियस भी कटेड पार्ट का बाई 2 होगा, यही ना होगा। तो कटेड पार्ट का मास जो है m/8 हो गया और रेडियस कितना है आपका r/2 इसका स्क्वायर, और बाई भी क्या है आपके पास 2 है, तो ये कितना हो गया m/2 एक तरफ करते हैं नीचे, और ये कितना हो गया 8 और 2 का पावर कितना हो गया यहाँ पे भैया 4, तो 2 का पावर कितना हो गया 4, तो 2 का पावर 4 तो कितना हो जाएगा आंसर बोलिए, 2 का पावर 2 ना, 2 का पावर 2, तो 8 गुणे 4 कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 32, तो 32 हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, मास हो गया m/8, रेडियस हो गया r/2, तो r²/4, तो r²/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 32/2, ये हो गया I2। अगर हम लोग I1/I2 करें, I1/I2 करें तो I1/I2 अगर करें तो ध्यान से देखोगे इस जगह पे कितना हो जाएगा, ये वाला तो कॉमन है, इधर वाला भी कॉमन है, तो 1/32, किसी जगह गलती नहीं कर रहे हैं अगर, तो आंसर ये आएगा I1/I2 = 1/32, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, इसमें कहीं भी गड़बड़ी अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आंसर आपके पास आने वाला है। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल फिर से एसएसएम से कहिए या फिर ग्रेविटेशन से कहिए, दोनों सेम क्वेश्चन है, मतलब उसी से रिलेटेड है ये। इफ अ पेंडुलम इज टेकन टू द मोमेंट, इफ अ पेंडुलम इज टेकन टू द माउंट एवरेस्ट मतलब पहाड़ी पे जा रहे हैं आप, देन इट्स टाइम पीरियड इंक्रीज। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है अगर हाइट पे जाते हैं तो 2πL/g, ये बदल जाता है फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा हाइट पे यही नहीं रहता, लेकिन अगर हम लोग बात करें जनरल तरीके से तो g के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही क्या है आपका टाइम पीरियड है। ठीक है, अब इस जगह पे अगर आपसे बोला जाए t बराबर 2πL/g आ गया आपका, ठीक है तो बताइए जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं ऊपर जाते हैं, तो g की वैल्यू बढ़ती घटती है, तो g की वैल्यू क्या होती है घटती है, और g अगर घटेगा तो t की वैल्यू क्या होगी, t तो इंक्रीज होगी, और जब t इंक्रीज होगी तो एकदम करेक्ट असर्शन है, इफ अ पेंडुलम इज टेकन टू द माउंट एवरेस्ट देन इट्स टाइम पीरियड इज इंक्रीज। टाइम पीरियड इंक्रीज करने का मतलब देखो g की वैल्यू क्या हो जाएगी घट जाएगी, g की वैल्यू घट जाएगी तो t की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट, तो इन्होंने ये असर्शन दिया हुआ है और इन्होंने ये रीजन दिया है, तो रीजन क्या है करेक्ट है कि नहीं है, इस तरीके से असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और असर्शन को डिफाइन करने के लिए यही रीजन चाहिए, इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हो जाता है ऐसे जगहों पे, पहला ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है भाई, तो ये वाला सवाल आपने, मतलब आप क्या है ना, चाहे तो नहीं भी लिखते तब भी इसका आंसर दे देते हैं, बिना पेन चलाए भी लिख सकते थे, लेकिन जब भी सॉल्व किया करिए तो जरूर पेन चलाया करिए, ज़्यादा करेक्ट रिजल्ट मिलता है। द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल, अगला सवाल है द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल, फिर से टाइम पीरियड का सवाल, ऑफ मास m अटैच टू अ स्प्रिंग इज 1 सेकेंड, जो टाइम पीरियड है इनका 1 सेकेंड है, मतलब अगर एक स्प्रिंग से एक मास अटैच्ड है, ठीक है, मान लीजिए उसका मास क्या है m, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड कितना आ रहा है 1 सेकेंड, फार्मूला सबको पता है 2π क्या होता है m/k, ठीक है। व्हेन मास इज इंक्रीज बाय 3 kg, अच्छा मास जब बढ़ा दे, मतलब जब मास इसका बढ़ा दे, मास इतना ही ना रहे, मास कितना हो जाए m+3 kg हो जाए, टाइम पीरियड बिकम 2 सेकेंड, मतलब जो यहाँ पे ये 1 सेकेंड आ रहा था अब वही क्या हो जाएगा 2 सेकेंड, तो 2π इस बार मास कितना हो गया आपका m+3/k, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू बताना है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2,
अभी हमने डीपीपी लिखा हुआ है अपने हाथों से, और ये वाला सवाल, ऐसा सवाल हमने उस डीपीपी में कम से कम 10 बार दिया हुआ है। जो अपने यहाँ बच्चे हैं उसको सॉल्व किए होंगे, उनके लिए ये सवाल बहुत टफ नहीं रहने वाला है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे रेशियो निकालें, अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दें अगर, तो देखो ये हो गया आपका 1/2 इधर की तरफ, और 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, k से k भी कट जाएगा, इधर क्या बचेगा आपका m